हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। पेपर 2 के लिए मैंने जो एसएसटी की सीरीज़ शुरू की है, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आप इस सीरीज़ को चैप्टर 1 से देखिए, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। मैंने सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में डाल दिया है ताकि आपको सारे वीडियोज एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। आज के हमारे चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में आज हम प्रशस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रशस्ति किसे कहते हैं, गुप्त शासक समुद्रगुप्त, पल्लव शासक चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय जो राजा थे, उनकी प्रशस्तियों से हमें क्या कुछ जानकारी प्राप्त होती है, इसी सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो देर ना करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बताती है प्रशस्तियाँ? अब हम पढ़ेंगे कि प्रशस्तियों से हमें क्या कुछ जानकारी मिलती है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। यहाँ पे एक अरविंद नामक छोटे से बालक की बात हो रही है जो कि अपने स्कूल में नाटक में भाग ले रहा था और उसमें वो समुद्रगुप्त की भूमिका निभाने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ पर खुद एक अभिलेख है उससे पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। और जो अभिलेख है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि या फिर उनके मंत्री हरिसेन थे, उनके द्वारा एक कविता के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं और यह जो अभिलेख है वह विशेष प्रकार का है जिसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुप्त काल में ही प्रशस्ति लिखे जाते थे, इससे पहले भी प्रशस्तियां लिखी जाती थी। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी थे, सातवाहन शासक, उनकी प्रशंसा में भी प्रशस्तियां लिखी गई थी। परंतु क्या था कि गुप्त काल में प्रशस्तियों का महत्व अधिक बढ़ गया था। बढ़ते आगे, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की है। जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, उन्होंने इस प्रशस्ति में राजा की एक योद्धा के रूप में, युद्धों को जीतने वाले राजा के रूप में तथा विद्वान के रूप में प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर एक उन्हीं वाक्यों का एक अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों जो उनके शरीर पे लगे हैं, उनसे जो उनके फलस्वरूप जो उनके शरीर पे घाव आ गए, जिसके कारण उनका शरीर बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 89 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। आपको मैं मैप पे ले चलती हूँ और दिखाती हूँ क्या कुछ दिया गया है मैप में। ओके, ये रहा मैप, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन चित्रों को हरे रंग से रंगा गया है, यहाँ इधर नीले रंग से, एक मिनट,
ये नीले रंग से आप देख सकते हैं रंगा गया है क्षेत्र, ये बैंगनी रंग से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्वी तट पर कुछ लाल कलर की बिंदुओं को दर्शाया गया। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। मैंने जो आपको मैप दिखाया है अभी, वह जो प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई है उसी से प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाई गई है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के जो राजा थे और उनके प्रति जो समुद्रगुप्त की नीतियाँ थी उसका वर्णन करते हैं। पहला पॉइंट है, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया है। मानचित्र में जो हरे रंग का क्षेत्र मैंने आपको दिखाया है वह आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने क्या किया था, युद्ध में हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसी का दूसरा पॉइंट है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इसके बाद कौन आते हैं, दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को लाल बिंदु से मानचित्र पर दिखाया गया है। मैंने जो आपको मानचित्र दिखाए हैं उसमें आपने पूर्वी तट पर देखा था कि कुछ लाल बिंदु दिए गए हैं, वो इन शासकों की राजधानियों को दिखाते हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ये जो शासक थे वो जब हार गए तो समुद्रगुप्त के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु समुद्रगुप्त ने इन शासकों को फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। तीसरा पॉइंट है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। जो पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा था उसे बैंगनी रंग से मानचित्र में दिखाया गया। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनमें कौन कौन आते थे, असम हुआ, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या फिर संघ आते थे। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और ये जो मैंने आपको दिखाया है असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र मैंने जो कि बैंगनी रंग से रंगा गया है, वहाँ के जो शासक थे ये क्या करते थे, समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। चौथा पॉइंट है, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। जो बाह्य इलाके के शासक थे वह संभवतः कौन थे, कुषाण या फिर शक वंश के शासक थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे और इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। और इन शासकों ने क्या किया, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ किया। बीना बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए जो उनका चित्र है वो सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया है। बढ़ते हैं आगे। वंशावलियाँ, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। जो अधिकांश प्रशस्तियाँ होती है वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। और यह जो प्रशस्ति है वह समुद्रगुप्त, जो हरिसेन द्वारा जो लिखी गई प्रशस्ति है वह समुद्रगुप्त के प्रपितामह यानी कि परदादा, पितामह यानी कि दादा, पिता और माता के बारे में जानकारी देती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। जो समुद्रगुप्त की माँ थी कुमार देवी, वह कहाँ की थी, लिच्छवी गण की थी। और उनके पिता जो थे चंद्रगुप्त, वह गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि जो उनके पिता चंद्रगुप्त ने धारण की थी, वही उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। जो समुद्रगुप्त के दादा और परदादा थे उनका महाराजा के रूप में ही उल्लेख मिलता है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। और इससे यह जानकारी मिलती है कि धीरे धीरे जो गुप्त वंश था उसका महत्व बढ़ता गया।
विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में, उसकी शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, उन्होंने जब शकों पर विजय प्राप्त की थी, उसी के प्रतीक के रूप में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ओके, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। जो गुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है प्रशस्ति के अलावा, जो उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय थी उनकी वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें अभिलेखों और सिक्कों से भी पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत के सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने पश्चिम भारत के सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक जो थे उनको युद्ध में परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था, और बाद में ऐसा कहा जाने लगा कि समुद्रगुप्त का जो दरबार था वो विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी, और इन जो विद्वानों का उल्लेख किया गया है उनके बारे में जानकारी जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10, तो उसमें दी गई है। बढ़ते हैं आगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे उनकी जीवनी से पता चलता है। जिस प्रकार गुप्त वंश के शासक जैसे समुद्रगुप्त हुए उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी प्रकार जो कुछ अन्य शासक थे उनके बारे में जानकारी किससे मिलती है? उनकी जीवनी जो लिखी गई है उससे पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, और ऐसे ही एक राजा कौन थे? हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। और जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है जिसका नाम क्या है? हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है, और हर्षचरित में हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने की, जो हर्षवर्धन वो किस प्रकार से राजा बने तक का वर्णन मिलता है। चीनी यात्री स्वांतसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। जो चीनी यात्री स्वांतसांग थे वो काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। और जो स्वांतसांग थे उन्होंने हर्ष के दरबार में जो कुछ भी देखा अपनी आँखों से, उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। जो हर्ष थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे तो नहीं थे, लेकिन उनके पिता और उनके बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई तो हर्ष थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। उनके जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। जब उनके बहनोई जो कि कन्नौज के शासक थे उनको जो बंगाल के शासक ने मार डाला था, तो फिर हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, कन्नौज को अपने अधीन में कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जो ये हर्षवर्धन थे उनको बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय हुए उन्होंने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। यहाँ पे गुप्त काल की बात हो रही है। गुप्त काल में पल्लव, चालुक्य और दक्षिण भारत के जो पल्लव और चालुक्य जो थे वो दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जो पल्लवों की
राजधानी जो राज्य था उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कहाँ तक फैला था, कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। जबकि चालुक्यों का राज्य कहाँ स्थित था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया और धीरे धीरे ऐहोल व्यापारिक केंद्र से एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे और ऐहोल में कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पल्लव और चालुक्य शासक जो थे वो एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण करते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे, और मुख्य रूप से ये लोग क्या करते थे, इनकी राजधानियों को निशाना बनाते थे जो कि समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा में सबसे प्रसिद्ध थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें किससे पता चलता है, जो उनके दरबारी कवि रविकीर्ति थे उनके द्वारा जो रचित प्रशस्ति थी उससे पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है और इस प्रशस्ति में जो पुलकेशिन द्वितीय के पूर्वज थे, खासतौर पर जो पिछली 4 पीढ़ियों के पूर्वज थे उनके बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था और पुलकेशिन द्वितीय को यह राज्य उनके चाचा से प्राप्त हुआ था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। जो रविकीर्ति उनके दरबारी कवि थे वो लिखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। हर्ष का अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। रविकीर्ति जो उनके दरबारी कवि थे पुलकेशिन द्वितीय, उनका कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप पल्लव राजा को कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेना पड़ा था। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। चालुक्यों की विजय क्या थी, अल्पकालीन थी, थोड़े समय के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। लड़ाई के फलस्वरूप दोनों वंश दुर्बल होते गए, कमजोर होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः क्या हुआ कि राष्ट्रकूट और चोल वंश के शासकों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे और राष्ट्रकूट तथा चोल वंश के बारे में हम अगली कक्षा 7 में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। जिस प्रकार पहले के राजाओं के लिए भूमि कर अत्यंत महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार इन राजाओं के लिए भी भूमि कर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थी, गांव थी। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव देखने को मिले। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जो राजा थे उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। ओके, उदाहरण के तौर पर यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें पहला है कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय पद थे वह अब आनुवंशिक बना दिए गए। आनुवंशिक का क्या अर्थ होता है, जैसे कि बेटा अपने पिता का पद प्राप्त करता उसे ही आनुवंशिक कहा जाता है। और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो हरिसेन नामक कवि थे उन्होंने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात जो मुख्य अधिकारी का पद प्राप्त किए थे। दूसरा पॉइंट है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री
था। जो क्या था कि कभी कभी एक ही व्यक्ति एक से अधिक पदों पर कार्य करते थे। जैसे कि हरिसेन जो थे वो एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तीसरा पॉइंट है, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। संभवतः ऐसा था कि वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन थे, शासन व्यवस्था थी, वहाँ प्रमुख व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, उन्हीं की अधिक चलती थी। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। और इन प्रमुख व्यक्तियों में कौन कौन होते थे? जो नगर श्रेष्ठी जिन्हें हम मुख्य बैंकर या फिर शहर का व्यापारी के रूप में जानते हैं, सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। बढ़ते हैं आगे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक तो प्रभावशाली होती थी, लेकिन जो समय बीतता जाता था, इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि ये खुद ही अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। कुछ राजा जो थे वो अभी भी प्राचीन राजाओं की तरह ही सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें कि हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक होते थे जो कि राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता प्रदान करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। इन सेना नायकों को कोई वेतन तो नहीं दिया जाता था, लेकिन जो ये राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे, इसके बदले राजा क्या करते थे, इनको कुछ भूमि दान में देते थे और इस भूमि से ये कर वसूल करके सेना नायक सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इसके अलावा ये सेना नायक युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। और इस तरह के व्यक्ति क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे और जैसे ही ये सामंत देखते थे कि राजा दुर्बल पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ओके। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। पल्लवों के जो अभिलेख है उनमें कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। और इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते थे? सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। और ये सभाएं जो थी वो उप समितियों के रूप में जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी हुआ, सड़क निर्माण हुआ, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि काम किया करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। और जहां पर जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम क्या था? व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। और ऐसा अनुमान है कि इन सभाओं पर किसका नियंत्रण होता था? धनी शक्तिशाली जो भूस्वामी होते थे या फिर व्यापारी होते थे, उनका नियंत्रण होता था इन सभाओं पर। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही और इनमें से बहुत सी ऐसी सभाएं थी जो कि सदियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग। अब हम पढ़ेंगे कि उस जमाने में आम लोग की ज़िंदगी किस प्रकार की थी, उनकी जीवन शैली किस प्रकार की थी। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। जो जनसाधारण थी उनके जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें किससे मिलती है? नाटकों से या फिर कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जो कालिदास थे वे अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। और
कालिदास द्वारा रचित जो नाटक है उसकी एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। जबकि अन्य लोग जो थे या फिर महिलाएं जो थी उन्हें प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। कालिदास द्वारा रचित जो नाटक है उनमें सबसे जो प्रसिद्ध नाटक उनका है वो उसका नाम क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम। और अभिज्ञान शकुंतलम में जो दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती थी उनकी प्रेम कहानी दी गई है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। और अभिज्ञान शकुंतलम नामक जो नाटक है उसमें जो एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था उसकी चर्चा की गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। यहाँ पे जो राजा दुष्यंत और जो शकुंतला है उनकी जो कहानी है वो यहाँ पे दिया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, फिर मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देती हूँ। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। एक मछुआरा था जिसे एक कीमती अंगूठी मिली थी और यह अंगूठी कैसी थी, जो राजा जो दुष्यंत थे उन्होंने शकुंतला को जो भेंट की थी वही यह अंगूठी थी, जिसे किसी कारणवश मछली ने निगल लिया था। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। और जब जो वह मछुआरा था वो उस अंगूठी को लेकर राज दरबार पहुंचा तो वहां के जो द्वारपाल थे उसने मछुआरे पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। जब राजा दुष्यंत ने उस अंगूठी को देखा तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने इसके बदले मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। जो पुलिस वाला था और द्वारपाल जो थे वो मछुआरे को जो राजा द्वारा इनाम प्राप्त हुआ था उसका हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। ओके। चीनी यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। जो चीनी यात्री फासियन थे उनका ध्यान उन लोगों की दुर्दशा पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग क्या कहते थे, अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था और इन लोगों को शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। चीनी यात्री फासियन लिखते हैं कि अगर इन अछूतों को शहर या फिर बाजार के भीतर आना होता था तो ये लोग क्या करते थे, सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। और जब लोग वहाँ के इन आवाज़ों को सुनते थे तो वो क्या करते थे, सतर्क हो जाते थे और अपने को इन अछूतों से बचाते थे। बढ़ते हैं आगे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। एक जगह बाणभट्ट द्वारा जो अभियान पर राजा की सेना निकली थी उसका सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। जो राजा होते थे वो बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन हुआ, असबाब जिसमें कि सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान हुआ, खाने पीने के सामान में जैसे बकरी हुआ, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। और ये सारी सामान जो है वो ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों पर या फिर हाथियों पर ढोकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। और इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार जो होते थे वो नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गाँवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। और इस अभियान के दौरान जो रास्ते में गांव पड़ते थे उनको क्या करना पड़ता था, राजा का आदर सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। और जो गाँव वाले होते थे वो
राजा से भी मिलना चाहते थे, ताकि उनकी जो कोई शिकायत होती थी या फिर उनसे कोई अनुरोध करना होता था तो वो राजा के सामने रख सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। पर ये सैन्य अभियान के दौरान जो सेना होते थे वे जो आगे बढ़ते थे अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाते थे। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। अक्सर क्या होता था कि जो इन सेनाओं में जो हाथी शामिल होते थे वो गरीबों की झोपड़ियों, जो गाँव वाले थे उनकी झोपड़ियों को कुचल डालते थे, और व्यापारियों के काफिलों में जो जुते बैल होते थे वो जब इस हलचल भरे माहौल को देखते थे तो उससे डर के भाग जाते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। और बाणभट्ट इन परिस्थितियों को देखकर लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब गई है। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।